Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to APS Science. So let's start with the chapter Moles and Stoichiometry. Our first learning outcome is atom, molecule, isotope and nucleon. First of all, we must know what is an atom. It is the smallest particle of an element which cannot exist independently. इसका मतलब है कि आपके पास एलिमेंट्स हैं, आप पीरियोडिक टेबल देखें, उसमें आपके पास कैल्शियम, नियॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और इसी तरह आपके पास फॉस्फोरस है, सल्फ़र है। आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा और ऐसा पार्टिकल कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको हम एटम कहते हैं। अब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता? वो इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। आप उसका आउटर मोस्ट शेल देखेंगे तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरी हैं कि एक आपके पास एटम स्टेबल हो सके। इसकी एग्जाम्पल आप देख लें, कैल्शियम देख लें। कैल्शियम के अंदर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इसका मतलब उसको 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गेन करने पड़ेंगे या अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे कि वो अपना आउटेट कंप्लीट कर ले, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। क्यों? अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तब उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट, इट इज स्टेबल। दूसरी बात ये है कि या वो ऐसा करे 6 इलेक्ट्रॉन्स ना गेन करे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, तो उसका जो नेक्स्ट शेल था, जो सेकेंड आउटर मोस्ट था, वो अब आउटर मोस्ट बन जाएगा, तो इसका मतलब अब भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब इससे पता चलता है कि इसीलिए कैल्शियम हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखें 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ज़्यादा आसान है। इसीलिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनता होता है कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, इसीलिए वो स्टेबल हो जाता है और वो फिर एक स्टेबल एलिमेंट बन जाता है, इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करता है। अब हम चलेंगे एक एटम की एग्जाम्पल। अगर आप देखें तो इसमें आपके पास जो मिडिल में है वो आपका न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। आसपास जो सर्कुलेटिंग आपके पास हैं वो सारे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उसके आसपास सर्कुलेट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। 2 or more atoms chemically or covalently combine together, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जिनको केमिकली, जिसका मतलब है कि कोवलेंटली कंबाइन किया जाए तो एक मॉलिक्यूल बनता है। इसको आसान अल्फाज में हम ये कहेंगे कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपको ये वाटर मॉलिक्यूल दिखेगा। आप देखें आपके पास ऑक्सीजन है रेड कलर में और वाइट कलर में आपके पास 2 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हैं, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, वो हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में देखेंगे बॉन्डिंग के। इसी तरह आपके पास एक ये एग्जाम्पल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो इसी तरह मॉलिक्यूल्स कुछ बहुत सिंपल हो जाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल जो है वो 2 सब हेडिंग्स में डिवाइड होगा। एक है आपके पास मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो है उसकी एग्जाम्पल है H2, Cl2, P4, C60, इसी तरह सल्फर 8। तो आपके पास ये सारी एग्जाम्पल हैं कि जो एलिमेंट का कंपाउंड होगा। ठीक है, अब एक एलिमेंट ऑफ जो ये तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी होता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है और इसकी एग्जांपल है CO2, H2O, NH3, C60, C6H12, O6, इसकी सारी एग्जांपल हैं। अब मॉलिक्यूल के बारे में ये बात बहुत लाजिम है कि मॉलिक्यूल इज ओनली रिटन फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आप मॉलिक्यूल वर्ड यूज करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। H2O के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसका मतलब एक कोवलेंट कंपाउंड है, वो एक मॉलिक्यूल है, आप उसके लिए यूज करें। आप कभी भी आयोनिक कंपाउंड्स के लिए नहीं यूज कर सकते। NaCl को आप कभी नहीं कहेंगे कि NaCl एक मॉलिक्यूल है, वो गलत है। NaCl
के अंदर फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, इसीलिए हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला यूनिट्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूल कभी नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये काफ़ी दफ़ा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब चलते हैं आइसोटोप की तरफ। इट इज़ एन एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें अगर आप देखें तो मैंने पहले आपको बता दिया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब अगर आप देखें तो अगर फॉर एग्जांपल हम एक एलिमेंट सपोज करते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन एक एलिमेंट होगा, उसी एलिमेंट के मुख्तलिफ आपको एटम्स मिलेंगे, लेकिन वो क्लोरीन के ही होंगे। हमने क्लोरीन को एज एन एग्जाम्पल सपोज किया है। अब उसी के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एटम्स हैं, दो डिफरेंट एटम्स हैं। एटम्स क्या होते हैं मैंने पहले बता दिया। अब उसमें क्या होगा कि अब एटम्स, मैंने जब कहा कि एक ही एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, उसके डिफरेंट एटम्स हैं। अब डिफरेंट एटम्स में कुछ तो चीज़ डिफर कर रही होगी, एक करेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम उसको डिफरेंट कह रहे हैं। वो डिफर चीज़ जो होगी उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। उन सब एटम्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मगर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो आप सबसे पहले देखें, ये क्लोरीन आ गया जिसका मास नंबर ऊपर लिखा हुआ है 35, नीचे लिखा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर 17। इसी तरह ये क्लोरीन जो कि एक एलिमेंट है, उसी का दूसरा एटम है जो कि है जिसका मास नंबर 37 है और उसका एटॉमिक नंबर 17 ही है। अब ये दो डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट क्लोरीन, इनको हम कहते हैं कि ये आइसोटोप्स हैं। ये दो आइसोटोप्स हैं ऑफ क्लोरीन। ठीक है, डेफिनेशन को अगर आप इस एग्जाम्पल के साथ लिंक करें तो आपको पता चल जाएगा कि आइसोटोप होता क्या है। अब मैंने जब कहा कि क्लोरीन के ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, तो मुझे किस तरह पता चल रहा है कि ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, मतलब ये दोनों आइसोटोप्स हैं। वो इस तरह पता चल रहा है क्योंकि अगर आप देखें एटॉमिक नंबर जो कि नीचे लिखा हुआ है 17 एंड 17, दोनों जगह 17 लिखा हुआ है। तो इसमें बात यह है कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर सेम होता है, तो वही मैंने अपनी डेफिनेशन में कहा कि प्रोटॉन नंबर सेम होता है। अब क्योंकि ये सिंपल एटम्स हैं, ये आयंस नहीं हैं। जब ये आयंस नहीं है, इसका मतलब ना ही कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ना ही कोई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कहाँ डिफर कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। अगर आप ऊपर मास नंबर देखें, अभी हमने आगे न्यूक्लियॉन का जिक्र करना है, लेकिन अगर पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि न्यूक्लियॉन और मास नंबर सेम थिंग होती है। तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब अगर आप 35 है पहला, 35 में से अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि 17 है, प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सब चीज़ें सेम होती हैं। तो मास नंबर में से जब आप प्रोटॉन नंबर निकालेंगे आपके पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएंगे। तो 35 माइनस 17 करें, आपके पास आ जाएंगे 18। इसी तरह अगर आप दूसरी एग्जाम्पल में 37 माइनस 17 करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 20। तो अब देखें कि पहली एग्जाम्पल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 18 और दूसरी एग्जाम्पल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 20। तो इस तरह ये दो आइसोटोप्स कंसिडर होंगे। अब चलते हैं न्यूक्लियॉन की तरफ। असल में न्यूक्लियॉन को ही आप मास नंबर कहते हैं। वो है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन। जो मैं ऊपर आपको बता रहा था कि ऊपर लिखा हुआ है, वो असल में न्यूक्लियॉन नंबर ही था, जिसको आप मास नंबर भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल के लिए एक पिक्चर बड़ी अच्छी थी, वो ये थी कि अगर आप देखें कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर नंबर जो है, जिसको न्यूक्लियर नंबर, न्यूक्लियॉन ही होता है न्यूक्लियॉन नंबर, तो 6 + 6 12 हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट में देखें 6 प्रोटॉन्स 7 न्यूट्रॉन्स 13 आ गया। इसी तरह आप देखें 6 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स 14 आ गया। और अगर आप ईच एग्जाम्पल में उसके इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर सकते हैं, तो इस तरह आपके पास न्यूक्लियॉन जो होता है वो कलेक्टिव होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव फार्मूला मास और रिलेटिव आइसोटोपिक मास। थैंक यू।